बीजेपी छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम करते हैं। बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। हमको जानकारी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। हम लोग को तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। आप लोग का नेता लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग के आदमी आप लोग के पार्टी ऑफिस में जाके ताला मार रहे। ये कांग्रेस का सरकार में नहीं हुआ है, ये बीजेपी सरकार में हम लोगों ने पीछे ढेला है। तो हाथरस क्या पाकिस्तान में है क्या? हाथरस पाकिस्तान में है। ममता बनर्जी जो रतन टाटा ऐसे सज्जन व्यक्ति को यहाँ पर आने नहीं दी। उज्ज्वला स्कीम में कितने महिलाओं को गैस मिला, ये बहुत कुछ मिला। ने बहुत अच्छे काम किए, जबकि कुछ काम नहीं किया, सब फॉल्स है उसका सब फॉल्स है। पाकिस्तान टेररिस्ट, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद ये सब हटा देना। बीजेपी बंगाल इलेक्शन को लेकर इस वक्त हम बंगाल के दौरा पे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और राइटर्स बिल्डिंग के पीछे, यानी कि इसके गलियारे में दोनों के बीच में मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं और लगा रखा, उन्होंने बैनर लगा कर रखा है। कोई टीएमसी से हैं तो कोई बीजेपी से हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वन बाय वन उनका सबसे पहले हम आपको परिचय करवाएंगे। उसके बाद जो है जो चुनावी सरगर्मियाँ भी जो सुर्खियों में रहने लगी है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का माहौल है और कौन पार्टी कितनी मजबूत है, सबका अपना अपना दावा कहाँ तक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन परिचय शुरू करवाते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शमीम अहमद है, बड़ा बाजार कोलकाता प्रगतिशील हॉकर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। टीएमसी जी। आपका क्या नाम है? नदीम अहमद है। आप क्या पोस्ट है? वार्ड 45 से जीएस है। आपका? जय किशन राय, हकर का एमई सीनियर सिटी चार्ज। हाँ जी सर, आपका परिचय क्या हो? जी नमस्कार, मैं सतीश पांडे उत्तर हावड़ा से एक बीजेपी फैन हूँ। बीजेपी फैन जो कि यहाँ पे लोग बोलते हैं भक्त, एक भक्त हूँ। आप एक भक्त हैं? आपका कोई पोस्ट नहीं? कोई पोस्ट नहीं, भक्त बहुत बड़ा पोस्ट है। चलिए मैं आप पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि भक्त होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अनभक्त नहीं होना है। आप अनभक्त नहीं है, एकदम नहीं, एकदम भक्त है। सर आप? जी मेरा नाम विजय सिंह, हम सेक्रेटरी हैं नॉर्थ कलकत्ता तृणमूल यूथ कांग्रेस की। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मसीहा, मैं तृणमूल युवा वार्ड 45 वर्कर। वसीम अहमद मेरा नाम हुआ और नॉर्थ कैलकाटा डिस्ट्रिक्ट टीम वाईसी का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। नमस्कार, मेरा नाम अमीर अली, मैं कलकत्ता सीपीएम का कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार, अब्दुलरहमान, सीपीएम का कार्यकर्ता सीपीएम। आप लोग? हम वार्ड 45 के हॉकर यूनियन, वार्ड 45 के टीएमसी के कार्यकर्ता हैं हम लोग। आपने देखा कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वन बाय वन वो अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं कि इस बार सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 35 साल यहाँ पे सीपीएम ने राज किया, उसके बाद जो पिछले 10 सालों से टीएमसी का राज है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि अगर ये मेरे हाथों में अगर मतलब यहाँ की हुकूमत मिल जाती है तो उसको हम सोनार बंगला बना देंगे। क्या ये दावा किस आधार पे ये दावा किया जा रहा है? यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है और जिस तरह से पॉलिटिकली मर्डर हो रहा है, आज भी एक मंडल प्रेसिडेंट का हुआ है मर्डर। हम लोग ये सब चीज़ चाहते हैं, ये सब बंगाल में नहीं हो। टीएमसी जो ये कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, पॉलिटिकली वो यहाँ पे जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। अभी इनका दावा है कि टीएमसी के राज्य में जो मर्डर हो रहा है, हत्या, इस तरह के अपराध, इस तरह की घटना आम हो रही है। ये इन लोगों के खुद के संगठन के ही लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करने का साजिश करते हैं। ये बोलते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। बनारस क्योटो बन गया क्या? मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस तो क्योटो बना नहीं। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने चले। आप तो केंद्र सरकार हैं, केंद्र सरकार के ही अंडर में बंगाल का राज्य आता है। ये पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में ही है। केंद्र सरकार में भी बैठकर बंगाल का प्रगति किया जा सकता है, उसको सोनार बांग्ला बनाया जा सकता है, लेकिन बनाया गया? कभी नहीं बनाया गया। टीएमसी ने अब तक जो है पिछले 10 सालों में क्या क्या विकास यानी डेवलपमेंट किया है? विकास में पश्चिम बंगाल टीएमसी के राज में काफ़ी बहुत ज़्यादा नई शिखर को छुए हैं। हम लोग ने एक से एक डेवलपमेंट देखा। आज स्वास्थ्य साथी पूरा यूएन देख रहा है।
कन्याश्री पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरीके से इतना अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं और एक से एक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज आप बंगाल का जीडीपी देखिए, इंडिया के जीडीपी से हमेशा 2-3% ऊपर रहा है इस कोविड के सिचुएशन में भी, जहां पूरी दुनिया इकोनॉमिकल रिसेशन की बात कर रही है, वहाँ बंगाल नया डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नया विकास तरक्की का एग्जाम्पल डेमो दिखा रहा है। आज आप सारे स्कीम को देख लीजिए। अभी 10 साल से ममता दीदी यहाँ की सीएम है, बंगाल के सीएम है। उससे पहले सीपीएम की सरकार थी, उन्होंने 35 साल राज किया। सीपीएम का राज का बंगाल और अभी ममता दीदी का बंगाल, दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? सबसे बड़ा तो फ़र्क ये है कि हमारे टाइम में देखेंगे आप तो सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है, और सीपीएम के टाइम में क्या था कि आपस का ही मामला में वो लोग झगड़ा लड़ाई करवा देते थे। उन लोग का नियम था डिवाइड एंड रूल का, जो सबसे बड़ा चीज़ को हम लोग जो जिसको हटाएं, डिवाइड एंड रूल का जो मतलब था उसको हम लोग पूरा डिलीट करवा दिए, और हम लोग जो रियली में जो पॉलिटिक्स होना चाहिए हम लोग उसी हिसाब से उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी सीपीएम जो है यहाँ पिछले 10 साल से नहीं है, 35 साल उन्होंने राज किया। 35 साल में उनसे क्या कमी रही जिसकी वजह से उनको सत्ता से जाना पड़ा, मतलब उनकी विदाई हो गई? देखिए 34 साल हम लोगों ने राज किया, हम लोगों ने 34 साल बहुत बेहतरीन तरीके से राज किया। हमने कभी भी दंगा फसाद या हमने कभी भी किसी चीज़ का लेके खराबी नहीं किया। लेकिन अभी इनका आरोप है, इनका कहना है कि सीपीएम की सरकार जब थी जितने दिनों थी, आपसे ही में मार दंगा वगैरह हुआ करती थी। लेकिन अगर आपका दावा है कि ऐसा मार दंगा नहीं हुआ तो क्या वजह रही कि वो सीपीएम जो अभी सत्ता में नहीं है, टीएमसी सत्ता में आई? क्या मार दंगा ये अभी नहीं हो रहा है? आप नहीं देख रहे कि हर जगह देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भीड़ के मार दंगा कर रहे हैं? क्या वो अभी नहीं हो रहा है? हर एक दौर में हुआ है, मगर जिस तरीक़ा से अभी हो रहा है वो सीपीएम के दौर में कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी हम लोग करने का सोचे थे। ये बताइए कि सीपीएम का राज जब था तो उसमें सीपीएम के राज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था? सबसे पहली बात देखिए, शांतिपूर्वक हर एक चीज़ हमारा हुआ है। एक कहने के बाद है कि 1 साल या 2 साल का तो हमारा राज्य नहीं रहा, 34 ईयर्स 34 साल मायने रखता है। तो जब तक डेवलपमेंट लोगों के प्रति अगर जो सूझबूझ हमारी गवर्नमेंट की थी, उसी के रीज़न से लोगों ने हम बार बार इलेक्ट किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हम लोगों ने बहुत सारा किया, कल कारखाना ये सब हमने चालू किया था। ये सरकार बैठ के कितने कारखानों को बंद करवा दिया, ये क्या डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं था? आप बताएं ये चीज़ को लेके हमने कितने सारे कल कारखाना खोला, कितने सारे सब कुछ किया लोगों के लिए। यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भक्त हैं, उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ पे जो सीपीएम के दल के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वो उनका दावा है कि सीपीएम ने बहुत विकास किया था और टीएमसी ने बहुत सारे कल कारखानों को बंद करने का काम किया। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने त्रिमूली भाई जो विजय जी ने कहा उसका आंसर देना चाहूँगा। इन्होंने बनारस के बारे में बोला, तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि बनारस का पहले का और अभी में कितना अंतर है। दीदी जब सत्ता में आई तो बोली कलकत्ता को लंदन बना देंगे। लंदन का हाल ऐसा है कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो यहाँ पे जल जमाव इतनी हो जाती है कि नाव लेके चलने का नौबत आ जाता है। यहाँ पे कैसा लंदन बना, एक बार ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता। जी, इनका बनारस में एक औराई पुल है जो कि लहुरा बीर से जुड़ता है। लहुरा बीर के बीच में एक और ब्रिज पड़ता है, उसके पहले औराई चौहानी बोल के एक रास्ता है, जाके उस रास्ते का हाल देखिए, आपको पता चलेगा क्योटो कैसा तैर रहा है। बनारस में नाव कैसी चल रही है क्योटो की। क्योटो का इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन क्योटा लोग नाव को खे रहे हैं, जाके देखिए वहाँ का हाल। बनारस के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने, उनका दावा है कि बहुत विकास हो रहा है उनके राज्य में, तो इससे आप कितना सहमत हैं? आप देखिए, विकास अगर होता तो दिखाई देता ना। नोटबंदी किया उन्होंने, ये विकास नहीं है। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने। नोटबंदी से तो ये लोग कहे थे कि आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, नक्सली खत्म हो जाएंगे, तो क्या ऐसा हो गया है?
आतंकवाद खत्म हो गया है। धारा 370 हटा है धारा 370 कश्मीर धारा 370 से और नोटबंदी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग एक नैरेटिव मत बनाइए। आप जिसका सवाल किए आपकी नोटबंदी से विकास हुआ है, तो नोटबंदी से वो लोग तो कहते कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो कहाँ खत्म हुआ पहले बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार आज हमारे देश में चल रहा है। ये लोग का एक नैरेटिव था 2013 से कि हम हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 2013 से ये लोग एक नैरेटिव बनाए थे कि हम लोग भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आप 2013 के बाद भी जितना भी चुनाव देखे होंगे, लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये अगर लोकसभा का चुनाव हो तो ये लोग बोले कि हम लोग वाड्रा को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, सब भ्रष्टाचारी है, सबको जेल में भर देंगे। लेकिन 7 साल का हुकूमत हो गया आज मोदी जी का, किसी को जेल में नहीं डाले अभी तक। अगर वो लोग भ्रष्टाचारी थे तो वो लोग जेल के अंदर क्यों नहीं है? ये नैरेटिव बनाए गए। वही नैरेटिव आप असम में देखिए, वही नैरेटिव आप केरला में देखिए, वही नैरेटिव आज बंगाल में लाया गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त कट मनी के खिलाफ हम लोग गवर्नमेंट लाएंगे, कट मनी के खिलाफ हम लोग सरकार बनाएंगे। विपक्षी पार्टी दलों का बार बार आरोप रहता है कि यहाँ पे जो भारत की जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जब भी चुनाव होता है तो हिंदू जो है जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ का हिंदू उस वक्त खतरे में आ जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हिंदू सेफ हो जाता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड बीजेपी अक्सर खेलती है, ये आरोप लगते आया है। ये गलत आरोप है। आप देख लीजिए जितना पॉलिटिकल मर्डर होता है सिर्फ और सिर्फ बंगाल में होता है। कश्मीर से ज़्यादा मुसलमान कहीं और नहीं रहते हैं। अभी वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, एक भी मर्डर वहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पर अभी इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और 136 मर्डर हो गया है। अभी 27 तारीख को यहाँ पहला फेज का इलेक्शन है और आज खुद पहला मर्डर हुआ है। कैंडिडेट का पुतला कहाँ जलाया जा रहा है ये भी देखिए आप। ऑफिस को कहाँ फोड़ा जा रहा है। दिलीप घोष तो डायरेक्ट बता चुके हैं कि आप लोग जब वोट देने जाओगे तो माँ को चरण छू के जाना, इसलिए तुम वापस आओगे कि नहीं हो कोई गारंटी नहीं। अब इनको बोले देखिए ये सब टीएमसी का मिली भगत है। ये लोग अपने आदमी को भेज के ये सब करवा रहे हैं। आप यहाँ पर पूरे बंगाल में कहीं भी चल जाए, मैं एक छोटा सा जिला का बता रहा हूँ, हावड़ा जिला में आप जाइए, यहाँ पर एक एमएलए थे माननीय लक्ष्मी रतन शुक्ला जी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। पूरा हावड़ा में एक भी मैदान नहीं है, पीने का अच्छा पानी नहीं है, रोड आप देखिए रोड टूटा फूटा है। और ये लोग बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, टीएमसी बोलता है। पिछले 10 सालों में यह सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा लूटा है इन्होंने और अपने आप को बड़ा बनाया है। बताइए। ये बोल रहे हैं जहाँ से आए हैं उत्तर हावड़ा से कि इन लोग में आपसी कोई मतभेद नहीं है। इन्हीं के उत्तर हावड़ा के विवेक जायसवाल जी थे और उमेश राय का झगड़ा जग जाहिर है। जो हावड़ा में जिस तरह से मारपीट दंगा फसाद बीजेपी के पदाधिकारियों के समक्ष हुआ था, मीडिया गवाह है, उसकी क्लिप है। और रही बात कि बंगाल में सिर्फ दंगा फसाद हो रहा और कहीं तो हाथरस क्या पाकिस्तान में है क्या? हाथरस पाकिस्तान में है? मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ। वो उत्तर प्रदेश में ही है जहाँ इतना दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया रात के अंधेरों में। उत्तर प्रदेश योगी की सरकार के पुलिस के द्वारा, पुलिस ने ही डॉक्टर का काम किया, पुलिस ने ही पोस्टमार्टम का काम किया, अब पुलिस ने ही डोम चमार अग्निमुख भी दिया। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ उत्तर प्रदेश में। ये लोग क्या अभी कुछ बोलना चाह रहे थे? ये लोग कितने सेकुलर है और मतलब नॉन वायलेंस वाले, ये पिक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है। इन लोग के आपस में इतना हिंसाबाजी है कि आप लोग देखिए यहाँ पे जो एक मैडम है यहाँ पे जिनकी एक शख्स के गाल को पकड़ी हुई है एक बीजेपी वर्कर के खुद ही, मतलब इसमें आप लोग देख सकते हो रूपा गांगुली अपने ही कार्यकर्ता से इतने चिढ़ गए कि किस कदर गर्म हो गई ये देखिए। तो इन लोग आपस में किस कदर कूटनीति है ये बोलने का दरकार नहीं है। और जो लोग आपस में लड़ते वो पूरे बंगला का क्या सोचेंगे। और बंगाल आज नया कोई सोनार बंगला नहीं है, ये पूरा विश्व में ऐलान है कि बंगाल के साथ सोनार बंगला का नाम जोड़ा जाता है। तो जो चीज़ पहले से बना हुआ है उसको नया से आप एक तो मतलब कि खाली आग लगा करके बोले हम सोनार बंगला बनाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे। पहले से बना हुआ है सोनार बंगला, तब आप इस नाम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
और आपस में आप लोग का लड़ाई इस कदर है, अगर हम लोग जाकर हमारे आदमी जाकर के अगर आपके पार्टी ऑफिस में ताला मारते हैं तो आप लोग को तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। आप लोग का नेता लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग के आदमी आप लोग के पार्टी ऑफिस में जाके ताला मार रहे, वो कैसे हाथ में हाथ रख के बैठे हुए। तो आप लोग इससे सीख लीजिए कि आप लोग का नेता लोग कुछ काम नहीं कर रहे, आप लोग झूठ मूठ का जान देने के लिए रोड पे उतरे हुए, आप लोग भी साइड हो जाइए जैसे वो लोग साइड है। क्या लगता है इस बार टीएमसी कितना के पार? डेफिनेटली 221 पार है हम लोग का सीट। देखेंगे आप पहले 2011 में जिस कदर इलेक्शन हुआ, फिर 2016 में जिस कदर इलेक्शन हुआ, और 2021 में भी एक ही आदमी का मतलब हमारे पब्लिक का क्या नाम है, हमारे जितने भी नॉर्मल आदमी है जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है उन लोगों का क्या नाम है कि दीदी आते जा उन्नयन हो दरजा खुलची सामने उन्नयन दाड़ियाँ आछे और एर छाड़ा आर की होबे, इसको छोड़ के तो और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग आएंगे तो कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी टेररिस्ट, कभी पाकिस्तान, ये सब छोड़ के तो इन लोग का बात ही नहीं होता है। ये लोग का एक रट्टा मारा हुआ डायलॉग है विकास हमारे साथ है। अरे विकास तो इन लोग से इतना दूर रूट करके चला गया कि इन लोग को उनका नाम ही याद नहीं आता है ठीक तरीका से। ये लोग पाकिस्तान, टेररिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद ये सब हटा देना, बीजेपी खत्म हो जाएगी बोलते हैं। ये छोड़ के पॉइंट और इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इनका आरोप है कि बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे ही टिकी हुई है। देखिए, बीजेपी छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। अगर आपको नहीं पता हो, चलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी बंगाल इलेक्शन होना है। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो 2002 में एक सच्चर कमेटी आई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट आप जाकर देखिए। पूरे भारत में जो 2 जगह पे सबसे ज़्यादा मुसलमान का बद से बदतर हालत है थी उस समय, एक बंगाल और दूसरा केरल। यहाँ पे कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं आई है। फिर यहाँ पर ये मुसलमान का हालत ऐसा क्यों है? क्या ये कभी इन्होंने अपने नेताओं से पूछा है? लास्ट ईयर दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ और वहाँ में बीजेपी एमएलए कैंडिडेट इन कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर दोनों में से कोई एक ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो समझिए भारत जीत गया, और अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो समझिए पाकिस्तान जीत गया। क्या दिल्ली पाकिस्तान में है? ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना बात है। ये क्या बोले थे कपिल मिश्रा और जिन्होंने आपका नाम लिया, ये नहीं ऐसा कुछ बोले थे। हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, तो ये उनका अनुराग ठाकुर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ही इज एमपी, और एक एमपी इतना आसान सा बात नहीं बोल सकते। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये सब क्या नारा था? आप किसको ये बात बोले थे देश के गद्दार? देश का गद्दार तो बहुत सारे थे, आप लोग उनको तो अच्छा से शेल्टर देके रखिए देश का गद्दार को। पुलवामा अटैक का देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी का पूरा चिट्ठा खुला हुआ है हेडलाइंस टुडे पे। पुलवामा अटैक हुआ कैसे? अच्छा, ये बीजेपी जो कार्यकर्ता है या उनके जो दल से जुड़े हुए लोग होते हैं वो जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये गद्दार से मुराद किसको बोलते हैं? वो क्या आप किसे फील करते हैं? देखिए, ये लोग हमेशा वोट के राजनीति के लिए, एक्चुअल में ये लोग गद्दार समझते हैं गरीबों को, और ये लोग बताते हैं कि इन लोगों के हिसाब से गद्दार है मुसलमान। आज ही मैं देख रहा था एक बीजेपी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सीनियर लीडर हैं अब्दुल्ला खान साहब भी हमारे थे, वो बता रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब गद्दार है। मुझे शर्म आता है कि ये लोग ऐसी बात करते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब तक पे ये लोग शक का निगाह उठाते हैं और उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर देते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे पार्टी को। तो ये लोग अपना फ़ायदा के लिए कभी किसी को लड़ाएंगे, कभी जाति में बांट के लड़ाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे। ये लोग जो इनका अभी जो आरोप है कि इस तरह का नारा भड़काऊ भाषण देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह का जो इनका भावना के साथ जो नारा लगाते हैं, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? मैं 1000 बार इस बात से सहमत हूँ कि जो भी देश का गद्दार है उसको गोली मार देना चाहिए। वो गद्दार और वो गद्दार जो भी हो, अच्छा देश का गद्दार जो भी हो उसको गोली मार देना चाहिए। देश का गद्दार अगर साला है तो जीजा कौन है? जीजा कौन है तो बताइए, जीजा कौन है पूछिए। अब साला कौन है पहले ये तो बता दे, अब ये तो बता दे कि साला का पूछ रहे साला कौन है? हाँ तो अरे जिन्होंने ये स्लोगन लगाया उनसे पूछिए। आप पहले बताइए साला कौन है? जीजा, ससुर, दामाद सब हम लोग पता कर, हम लोग पता करके दे देंगे। आप बोलते हैं कि साला कौन है, तो साला का नाम तो आप ले रहे, आप साला को पकड़ के दिखाइए। हमारा तो यही सवाल है। आप जो बोल रहे देश
के गद्दारों को, तो ये गद्दार है कौन? आप लोग ये डिक्लेयर काहे नहीं कर रहे? आप लोग को तो अपना वोट बैंक खराब नहीं करना है, क्योंकि ये डिक्लेयर कर देंगे तो आप लोग का तो एक जो पॉइंट था राम मंदिर का, वो इशू तो क्लियर हो गया है। अब मुसलमान ने ये साबित किया है राम मंदिर का फैसला को एक्सेप्ट करके कि हम लोग हेट नहीं करते हिंदू से, हिंदू हमारा भाई है, हम लोग हिंदू का इज्जत करते हैं, हम लोग हर धर्म का इज्जत करते हैं। इतने सारे मुसलमान राम मंदिर का वर्डिक्ट को हम लोग कबूल किए कि राम मंदिर का विवाद को खत्म होना चाहिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई है। लेकिन ये बीजेपी वालों ने हमेशा हर एक टाइम में एक ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम लगा करके रखे। ये लोग एक चीज को डिक्लेयर करें ना, ये गद्दार कौन है? पुलवामा अटैक जो हुआ है, इसका पीछे जो अर्नब गोस्वामी का जो व्हाट्सएप का चैट था, वो अचानक से उसको हटा दिया गया मीडिया से। वो कहाँ गया? तो ये तो पूरा सेटिंग है। दामाद कौन है, ससुर कौन है, साला कौन है, पूरा परिवार इन लोगों का पास है। पूरा रोल गोदी मीडिया का है। मोदी जी जब से सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो दुश्मन, जो पाकिस्तान को दुश्मन माना जा रहा है और जो बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का, उसे उसके घर में बालाकोट में घुस करके उनके करारा जवाब दिया। फिर भी आप नाखुश हैं प्रधानमंत्री? बोल तो रहे, एक तो इतना छोटा सा पाकिस्तान है, उसके लिए मोदी जी, हम समझते हैं अगर हिंदुस्तान कुछ मतलब ऐसा कर देगा ना तो पाकिस्तान बह जाएगा, और वो करवाने के लिए हम सब मुसलमान तैयार हैं। तो मोदी जी का पीछे हट रहे? आज तो सब कुछ मोदी जी का है। इतना छोटा सा पाकिस्तान को अगर हमारा गद्दार वो है, तो गद्दार को क्या आप अपने घर के बगल में रहने देते हैं क्या आराम से? अगर मेरा घर का बगल में गद्दार रहेगा, अगर मेरा घर का बगल में अगर गद्दार रहेगा तो हम तो उठा के फेंक डालेंगे उसके लिए हमारे ऊपर जो वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं। पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान को पूरा हेल्प कर रहे हैं, और हेलीकॉप्टर से अचानक पाकिस्तान में लैंडिंग करा देते हैं। नवाज शरीफ का घर में शादी होता है तो उसमें उतर जाते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान गद्दार है। आप क्या अपने गद्दार से जाकर के गला मिलते हैं क्या? हम लोग गला नहीं मिलते अपने गद्दारों से। अभी इनका कहना हुआ कि पाकिस्तान एक छोटा है, यहाँ का मुसलमान जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। और इससे एक सवाल पैदा होता है कि अभी लद्दाख का भी मामला है चाइना के साथ, लेकिन एक पाकिस्तान, हमारा भारत जो इतना बड़ा कंट्री है, वो पाकिस्तान, एक छोटा सा पाकिस्तान को अपना दुश्मन क्यों मानती है? और इससे मतलब ये चाइना से वो टक्कर क्यों ले लेती है? एकदम चाइना से टक्कर लेती है। आप देख सकते हैं लद्दाख में पीछे चला गया है। ये कांग्रेस का सरकार में नहीं हुआ है, ये बीजेपी सरकार में हम लोगों ने पीछे ढेला है, हम लोगों ने पीछे ढकेला है। मानसरोवर जाने के लिए पासपोर्ट का जरूरत पड़ रहा है। यही चाइना से इनका बहुत अच्छा संबंध है। अब ये पासपोर्ट शायद लगवा के जाते होंगे, हम नहीं जा सकते। और इनके नेता बोलते कि कोई ढुका ही नहीं था। ये लोग बोलते कि हम लोग पीछे ढकेल दिए, और इनके नेता जो होम मिनिस्टर बोलते कोई ढुका ही नहीं था। तो ये कौन सही? ये सही है ना इनका नेता सही है? पहले साबित करें। उनसे पूछिए कि आप मुसलमान गद्दार हो, क्या मानते हैं? ना देखिए, एक बात बता रहे हैं आप लोग एक तो एजेंडा को मत सेट कीजिए। यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, इसको धर्म के नाम पर एजेंडा मत सेट कीजिए। यहाँ पे जो इलेक्शन होना है, ये विकास पे बात होना है, डेवलपमेंट पे बात होना है। आप लोग उस पे बात कीजिए, उस पे चर्चा कीजिए। क्या लगता है कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा जो छेड़ दिया जाता है, इसका असर बंगाल में कितना, बंगाल के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बंगाल के चुनाव के पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई को सेंटिमेंट पे तो बहुत लगता है, काफ़ी तकलीफ होता है इन लोग। आज भी ये लोग अपने आप को मतलब जस्टिफाई करते रहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आज भी इन लोग को रह के सबूत का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? हम लोग को क्यों नहीं पड़ता? हम लोग पे भी सवाल उठाइए, क्यों हिंदू पे ही, मुस्लिम पे ही सवाल उठता है? और देश का गद्दार कौन है? मुसलमान है या और कोई है? कोई नहीं बोला है कि मुसलमान गद्दार है। आप टारगेट तो शायद नहीं, ये आपको लगता है। नहीं, कौन बोला है ये? आप देखिए, कैसे देखे? दिखाइए, आप साबित करिए, आप केस करिए। ये एक सेकुलर कंट्री है। अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बोल, नहीं, यहाँ पे तो टीएमसी की सरकार है, यहाँ पर कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस करिए उनका ऊपर, केस करिए उनका ऊपर। रखा, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। केस तो तड़ीपार पर होके बैठे हुए, जो तड़ीपार थे, जिनके ऊपर केस हो रखा था सब कुछ, वो तो देखिएगा देश के होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए, गृह मंत्री बन के बैठे हुए। साध्वी प्रज्ञा पे प्रूफ हुआ 2007 का मालेगांव ब्लास्ट केस, वो भी एमपी बन के बैठी हुई हैं। तो हम किसके पास जाएं? हमारा तो लगता है ये डेमोक्रेटिक राइट्स भी खतरा में पड़ चुका है इन लोग के आने के बाद। और 2014 के बाद ही सब कुछ जागा है क्या? 1947 से हिंदू नहीं रहते थे इस देश के अंदर में, या 1947 के बाद से मुसलमान नहीं रहते थे इस देश के अंदर में। लेकिन 2014 से जो ये लोग करके रखे ड्रामा को, ये ड्रामा को अब खत्म करने का टाइम आ गया है। जो हमारे किसान भाई
इसके लिए डट गए। आप देखे होंगे ये जो पिछले लॉकडाउन जो हुआ लास्ट ईयर 3 महीना जो बंदी था, उसमें हमारा साथ देखिएगा। एक्चुअल में सबके घर में जर जेवरात सब कुछ था, लेकिन सब आदमी किस चीज़ का जुगाड़ में लगा हुआ था? अनाज जुगाड़ में लगा हुआ था। अनाज मिलना चाहिए खाने के लिए। अगर अनाज नहीं मिलेगा, अगर किसान नहीं रहेंगे ठीक से, तो हम लोग खाएंगे क्या? वो तो लॉकडाउन अपना आधा रात में बोल देंगे। उनको तो आधा रात में डिमोनेटाइजेशन करना, आधा रात में GST करना, आधा रात में गवर्नर हाउस के बिहार का गवर्नमेंट बनाना है, आधा रात में उनको लॉकडाउन अनाउंस करना है। आधा रात में कौन काम करता है? या जनता खड़ा है, पूछ लीजिए। और आप भी समझदार है, आप भी समझ जाएंगे आधा रात में कौन काम करता है। चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारी जनता भी मौजूद है, उनसे भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आप जो बीजेपी से कितना सहमत हैं आप? किसकी सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? ममता बनर्जी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों बननी चाहिए? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया? NRC लेके आए हैं, फिर से वो क्या बोलते हैं, गैस का दाम बढ़ा दिया, अच्छा काम किया। गैस का दाम क्यों बढ़ा आप जानते हैं? गैस का दाम क्यों बढ़ा आप जानते हैं? हाँ, क्यों बढ़ा? क्यों दावा है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है? नहीं, बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे काम, सब काम अच्छे नहीं किए, बट बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जैसे सबसे बड़ा धारा 370 जो देश पे कलंक था, उसको 370 को खत्म किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया था। ये मोदी जी की 370 धारा को खत्म किया। उसका उज्ज्वला स्कीम में फ्री में गैस बांटा। बहुत लोगों का पहले हम लोग को अपना सर्टिफिकेट गैसेट अफसर के पास जाना पड़ता, वो सब बहुत चीज़ सिंप्लीफाई किया है। हाँ, सब काम सही नहीं है, बट मैक्सिमम काम उन्होंने देश के लिए अच्छा किया है, गरीबों के लिए अच्छा किया है। गरीबों को घर दिए, गरीबों को घर दिया है, गरीबों को घर दिया, फ्री में बिजली। पेपर में न्यूज़ जो ये उज्ज्वला स्कीम में कितने महिलाओं को गैस मिला, ये बहुत कुछ मिला है। अच्छा, इनका दावा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, जबकि कुछ काम नहीं किया। सब फॉल्स है उसका सब फॉल्स है। 370 दिखाता है, आदमी का घर में तो चूल्हा जलाने। धारा 370 हटाने से वो वहाँ का कश्मीर का मसला है, लेकिन यहाँ महंगाई को लेकर पूरा देश इससे अफेक्टेड हो रहा है। हाँ, पेट्रोल डीजल गैस सब का लिए तो उसका सब चीज का तो दाम पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर किसकी सरकार बंगाल में? बीजेपी सरकार আসবে কেননা দেখছি যে হ্যাঁ ওই আইটা না দিদি কাজ করেছে কি কিন্তু বিজেপিও বড় বড় 3টে কাজ করে দিয়েছে যে ইয়ে 3 তালাক তারপরে আপনার রাম মন্দির এগুলো কিন্তু বহুদিন অনেক দিন तलाक জুড়ে के बारे ছিল में आपको क्या लगता है कि না कौन सा তালাকটা बड़ा काम আমরা है? বুঝি না আমরা बुझा नहीं है तो फिर क्या बड़ा काम है? কিন্তু ওই কাজটা করে সলভ করেছে কিন্তু দিদিও কাজ করেছে দিদিও কাজ ये किसी का इंडिविजुअल किसी का काम करना वो एक बहुत बड़ा काम करना होगा, जो पूरी जनता को लेकर चलना है वो काम होगा। রাম মন্দির বহুদিন ধরে ছিল রাম মন্দিরটা সলভ করে तो দিয়েছে सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन নিয়েছে जी। क्या इस बार जी अभी मोदी जी ने दिखाया 24 लाख का घर मिला उस औरत को, लक्ष्मी देवी को। आप लोग जा करके देख सकते हो, वो 500 रुपए किराए के घर में रह रही है। ये जो अपना पब्लिसिटी वो कर रहे हैं, वो जो पब्लिक स्टैंड कर रहे हैं, वो सब फॉल्स न्यूज है, कुछ नहीं है। मोदी एक तो ये फॉल्स है, तो फिर ये मीडिया में और ये बहुत सारे जो अखबार में छप रहे हैं, तो ये गलत दावा है क्या उनका? हाँ, सब मीडिया बिकी हुई है, सब पत्रकार बिके हुए हैं, तो क्या होगा? मीडिया बिकी हुई सब है। पत्रकार बिकी हुई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही आएगा। खुद का स्टेटमेंट आया है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी चीज नहीं मिला। सब फॉल्स है। वोट अपनाना चाह रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। वो 24 लाख वाला बात, लक्ष्मी वेदी वाला, आप जाकर के खुद देखिए, आप जाकर के सर्वे कीजिए। वो 500 रुपए वाले किराए वाले घर में रह रही है, 500 वाले घर में। ये सब जो फेक न्यूज है, इस बार टीएमसी या बीजेपी? ये बोली दीदी आएगा, दीदी एकदम पक्का, कोई नहीं बोल सकता हटा सकता है। दीदी आएगा। दीदी जो बंगाल में किया है 34 वर्ष में बम पर सका भी तैयार नहीं कर नहीं सका है। क्या नहीं किया बोलिए? बीजेपी को मौका देंगे तो बंगाल का नाम चेंज होगा। क्या नाम है आपका? बंगाल का नाम चेंज होगा, इरशाद अहमद नाम है मेरा। बीजेपी को देश में लाएगा, वो देश बेच देगा। मोदी भी अपना नाम से देश को कर देगा, बेच देगा। कहानी खत्म है। और भी लोग मीडिया पेट्रोल का दाम 100 रुपए चला गया, और क्या देगा ये हम लोग? विकास हो रहा है ना? विकास कहाँ से हो रहा है? ये विकास नहीं हो रहा है। पब्लिक का पहले आदमी फाइनेंस में गाड़ी खरीदता था, अब दिन ऐसा आएगा। हम बोल रहे हैं, हम टीएमसी को वोट दिए थे, ठीक है, 2011, 2016, 2009, 2014, किंतु इस बार नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? इस बार इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे इलाका में 12 फैक्ट्री थी, सब बंद हो चुकी है, सब बंद हो चुकी है, सब। क्यों वोट दूं मैं? क्यों वोट दूं? ये आप
पेट के लिए आदमी वोट देता है, पेट के लिए। हम लोग किसको वोट देंगे? हम लोग दीदी के हैं तो दीदी को ही वोट देंगे। दीदी के चलते आज यहाँ पे सर उठा के चल सक रहे हैं। इलाके में इनका कहना है कि 12 फैक्ट्री बंद हो गई है। हाँ, 1700 फैक्ट्री 17,000 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है दीदी का अमूल में। आप प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री जो है सब तो बेच देता है मोदी, सब प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री को बेच देता है। नरेंद्र मोदी तो अपना सोना का घर नहीं बना सका, अब बंगाल को बनाने चला है सोना का बंगाल। दीदी छड़ा करे क्यों पार में के लिए दीदी लड़ाई किया, वो फैक्ट्री वो गुजरात में, मोदी जी लड़ाई किया, वो गुजरात में बंद होकर बैठा। अभी कुछ बीजेपी सपोर्टर का समर्थकों का दावा रहा कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है, कुछ उन्होंने विकास नहीं भी किया। जैसे उन्होंने गिनाया कि 3 तलाक पे काम किया, राम मंदिर बनवा दिया। 3 तलाक विकास है, 370 विकास है। आप बताइए 370 विकास है, 3 तलाक विकास है, राम मंदिर विकास है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की मैं आप 2 मई को आपका इस सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। टीएमसी यहाँ से जा रही है, दीदी को अबीर से हम लोग होली खेलेंगे, हरा अबीर गुलेगा, खेला भगवा। दीदी को अपना हार का डर सता रहा था, इसलिए डबल डिजिट पार नहीं होगा, भवानी 99 के ऊपर नहीं जाएगा, डबल डिजिट पार नहीं होगा। और सोनार बांग्ला किससे प्रेरित होकर बोल रहे हैं लोग मालूम है? राहुल गांधी से प्रेरित होकर सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। आगे से आलू ढुकाएंगे, पीछे से सोना निकालेंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये राहुल से प्रेरित हो चुके हैं मोदी जी। अब चूंकि टीएमसी से आते हैं इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अभी कुछ यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर थे, उनका कहना था कि मैंने इससे पहले टीएमसी को वोट दिया लेकिन इस बार नहीं दूंगा, इस बार बीजेपी को दूंगा कि और टीएमसी ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दी है। टीएमसी कैलकुलेशन कर लीजिए इंडस्ट्रियों का, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं खुला है। जो ममता बनर्जी, यही ममता बनर्जी, जो रतन टाटा ऐसे सज्जन व्यक्ति को यहाँ पर आने नहीं दी, नैनो प्लांट यहाँ पे बना नहीं, एक भी दिखा दे। हर साल बंगाल समिट होता है, कितने इंडस्ट्रियल यहाँ पे आए हैं, पिछले 10 साल में कितना इंडस्ट्रियल में होता है वो दिखा दे। आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए, सरकार आप नाम बता दीजिए। यहाँ आप 10 साल में नाम दिखा दीजिए। लगातार 6 साल सेंटर। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे हर दल के लोग मौजूद थे और बहुत सारी जनता ने भी अपनी राय रखी और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लगभग बहुत सारे दल के लोग मौजूद थे यहाँ पे और कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रहा था। और आप इस डिबेट से कितना सहमत है, इनकी बातों से क्या सहमत है, कितना सहमत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।